नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। चीन को लेकर प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पर सवाल उठाया। रक्षा मंत्री को भी राहुल गांधी ने डरपोक बताने की कोशिश की। भारत की सेनाओं का मोराल डाउन करने का प्रयास किया। राहुल ने बहाना बनाया रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को। उस किताब का रेफरेंस दिया जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। इसीलिए पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने इसका विरोध किया। अमित शाह ने संसद के नियमों का हवाला दिया। स्पीकर ने भी राहुल गांधी को यह किताब कोट करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे। लोकसभा में हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। इसलिए सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई। और इसके बाद राहुल गांधी ने सदन के बाहर आकर आरोप लगाया कि उन्हें बोलने से रोका गया। अब सवाल यह कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान चीन का इश्यू क्यों उठाया? कैलाश रेंज गलवान की बात क्यों की? बार बार मौका मिला पर राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते रहे। उन्होंने अनपब्लिश्ड बुक का चीन वाला पोर्शन पढ़ा क्यों नहीं? दूसरा सवाल यह है कि जनरल नरवणे की जो किताब पब्लिश नहीं हुई है, राहुल उस किताब का जिक्र किस आधार पर कर रहे थे? क्या राहुल ने जो रेफरेंस दिया वो वाकई में जनरल नरवणे ने कहा है या किसी ने उसे इंटरप्रेट किया है? तीसरा सवाल यह कि राहुल जनरल नरवणे की किताब का हवाला देकर जो दावा कर रहे हैं उस पर खुद जनरल साहब क्या कहते हैं? क्या वाकई में चीन के टैंक हमारी टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे थे? उस वक्त हमारी फौज ने क्या एक्शन लिया? क्या हमारी फौज एक भी इंच पीछे हटी? ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में हंगामा क्यों किया और उसका मकसद क्या था। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से संसद में बोलने वाले पहले स्पीकर थे। राहुल ने कागजों का पुलिंदा उठाया और कैरावान मैगजीन में छपे एक आर्टिकल का हवाला देकर जनरल नरवणे की बुक का जिक्र किया। दावा किया कि कैलाश रेंज में चीन के 4 टैंक हमारी चौकी की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही राहुल ने इतना बोला तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत राहुल को टोका। कहा जो किताब छपी ही नहीं उसका हवाला पार्लियामेंट में कैसे दिया जा सकता है? राहुल गांधी पहले यह बताएं कि वो किस किताब का जिक्र कर रहे हैं। क्या वो बुक पब्लिश हुई है? क्या वो पब्लिक डोमेन में है? इसके बाद स्पीकर ने राहुल गांधी को नियमों का हवाला देकर रोका और फिर अमित शाह ने भी राहुल का विरोध किया तो कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालत यह हो गई कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। Four Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. No, we only started. No. He is not yielding. He is not yielding. He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से जिस पुस्तक Sir, Rajnath Singh is getting exercised because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane. पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। कैरावान वो विषय को बोलेंगे।
ये आप नारावाने जी की जो इधर किताब है संबोधित करते हुए उसके बोले। बारे में एक्सपर्ट एक्सर्प्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे देश में, का रक्षा मंत्री होने राजनाथ के सिंह नाते जी के मैं बारे पूरे में कॉन्फिडेंस के साथ क्लियरली कहना कुछ चाहता लिखा है। हूं, मैं वो हाउस को बताना वह चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं हमें बोलने दो सर। जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल है। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। सुनो, उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं। कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए। कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो राहुल गांधी ने फिर वहीं से बात शुरू की। राहुल गांधी बार बार दावा कर रहे थे कि जनरल नरवणे की बुक में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में नेगेटिव बात लिखी है। इसलिए स्पीकर ने कहा बुक तो छपी नहीं, फिर आप किताब का हवाला कैसे दे सकते हैं? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वो किताब का नहीं, एक मैगजीन का हवाला दे रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि नियमों के हिसाब से किसी मैगजीन को भी कोट नहीं किया जा सकता। तो हंगामा फिर शुरू हो गया। हालांकि ये बात सही है कि जनरल नरवणे की बुक पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन एक मैगजीन ने फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कुछ अंश छाप दिए हैं। इन्हीं का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कैलाश रेंज में जब चीन की सेना टैंकों के साथ इंडियन बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी, उस वक्त उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल को बार बार फोन किया, लेकिन उन्हें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले। 2.5 घंटे के बाद रक्षा मंत्री ने नरवणे से कहा कि उनकी प्रधानमंत्री से बात हुई है और उनका कहना है कि सेना जो उचित समझे कार्रवाई करे। राहुल गांधी का दावा है कि इस तरह का इंस्ट्रक्शन देकर सेना को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। राहुल की इस बात पर राजनाथ सिंह को गुस्सा आ गया। राजनाथ सिंह ने कहा जो किताब छपी ही नहीं है, राहुल गांधी उसका हवाला देकर गलत तरीके से चीज़ों को सदन में रख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। किसी नेता को इस तरह की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। अमित शाह ने भी स्पीकर से कहा कि विपक्ष के नेता जिस तरह से सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, स्पीकर के निर्देश की अनदेखी कर रहे हैं, ये गंभीर बात है और स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए। He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Rajnath Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, We cannot वो agree, sir. मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने No, नहीं no, कहा, इतना magazine बोल is दे। quoting. He's quoting एक the बार magazine. रिकॉर्ड पर बोले कि He's quoting नरवणे the ने नहीं कहा है। magazine. He's quoting the magazine. रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई।
उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? लेकिन आज राहुल गांधी तय करके आए थे कि उन्हें नरवणे का सहारा लेकर प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाना है। इसलिए जब तीसरी बार कार्रवाई शुरू हुई तो राहुल गांधी ने नरवणे की किताब को कोट नहीं किया, लेकिन घुमा फिराकर फिर वही बात कही। इस पर राजनाथ सिंह फिर खड़े हुए और स्पीकर से अपील की कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन से नियमों के दायरे में रहकर बात करने के लिए कहें। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह राजनीतिक मकसद के लिए संसद का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सेना के बारे में झूठी, बेबुनियाद, हल्की बात नहीं होनी चाहिए। It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नरवणे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, सदन की कार्रवाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई तो सदन के बाहर आकर राहुल गांधी ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार अपनी 56 इंच की छाती का जिक्र करते हैं, लेकिन चीन से डरते हैं। वो यही इशू कल लोकसभा में फिर उठाएंगे। मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ आर्मी चीफ, सीरियस लीडर ऑफ आवर फोर्सेस। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। दूसरों को डरे हुए बताना राहुल गांधी का तकिया कलाम है। कभी मोदी को, कभी अपनी पार्टी के नेताओं को, सबको डरा हुआ बताते हैं। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की समझ और सेना के प्रति उनके नजरिए पर सवाल उठाया। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी को पता नहीं क्या हो गया है, वो बार बार सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, मोदी को निशाना बनाने के लिए बार बार सेना का अपमान करते हैं। बेहतर होता किसी रिपोर्ट का हवाला देने के बजाय राहुल गांधी जनरल नरवणे के उन इंटरव्यूज को देख लेते जिनमें उन्होंने गलवान की हकीकत को बयान किया है। संसद में आज राहुल गांधी के पूरे आचरण को देखकर हम सबों को बहुत पीड़ा हुई है। सेना को बदनाम करना, सेना के आत्मविश्वास को कमजोर करना राहुल गांधी की फितरत बन गई है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है उनका। याद करिए, जब बालाकोट हुआ था तो उन्होंने सबूत मांगा था कि नहीं?
जब उरी हुआ था तब उन्होंने सबूत मांगा था कि नहीं? उन्होंने ये भी कहा था कि सेना की शहादत पर राजनीति हो रही है। ये उनके शब्द हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं। ये उनके दिमाग का एक सिस्टम फिट हो गया है कि सेना को लेकर सरकार को एम्बैरेस करेंगे और सेना के आत्मविश्वास और सेना की रेपुटेशन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और इसके लिए मैं राहुल गांधी की बहुत भर्त्सना करता हूं। जहां तक जिस पूर्व आर्मी जनरल की बात वो कह रहे थे, उनका दर्जनों वीडियो पास में है जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना बुली था, उसको गलवान में भारत की सेनाओं ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने दूसरे चैनल को अपने इंटरव्यू में कहा है कि गलवान में 1 इंच भी भारत की जमीन नहीं गई। और यह भी कहा है पहली बार भारत के जांबाज सैनिकों ने चाइना को ठंडा किया और उनको जवाब दिया। ये उनके सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर हैं। तो ये कमाल के नेता हैं जो रिकॉर्ड पर वीडियो बोल रहे हैं। वो प्रामाणिक टेलीविजन चैनल्स को वो नहीं कोट करेंगे, लेकिन जो किताब पब्लिश नहीं हुई है उसको लेकर पॉलिटिक्स करेंगे। इस पूरे मामले की त्रासदी को समझिए। जनरल नरवणे को किताब लिखने से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, नहीं ली, किताब लिख दी। पब्लिशर को छापने से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, नहीं ली, बुक का प्रमोशन शुरू कर दिया। मैगजीन को अनपब्लिश्ड बुक के अंश नहीं छापने चाहिए थे, छाप दिए। अगर छापे भी तो उनका अपना इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए था, कर दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में अनपब्लिश्ड बुक को कोट किया, मिसलीड किया। ऐसी मैगजीन को कोट किया जिसने जनरल की बात को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। रक्षा मंत्री ने उस बुक को कोट करने से रोका जो बुक है ही नहीं। स्पीकर ने कहा यह लोकसभा के नियमों के खिलाफ है। इस मामले में राहुल गांधी ने, पब्लिशर ने, मैगजीन ने बड़े आराम से नियम कायदों को तोड़ा, परंपराओं का पालन नहीं किया। अगर हर कोई यह करेगा तो फिर पार्लियामेंट कैसे चलेगी? लोकतंत्र की व्यवस्था संविधान पर, संसद पर, परंपराओं पर चलती है, लेकिन आजकल की राजनीति हिट एंड रन की राजनीति है। इसीलिए जो नहीं कहा गया उस पर भी विवाद होता है और जो कहा गया उसकी परवाह कम होती है। इस मामले में जनरल नरवणे का कोई कसूर नहीं है। उनके दसियों स्टेटमेंट मिल जाएंगे जहां उन्होंने फौज के पराक्रम का जिक्र किया है, जहां उन्होंने बताया कि कैसे इंडियन आर्मी ने चीन की धमकियों को नाकाम कर दिया। चीन ने जब डराने की कोशिश की तो कैसे उसका करारा जवाब दिया गया। मैं आपको जनरल नरवणे के कुछ बयान सुनाता हूं, ऐसे बयान जिनमें वो बार बार बता चुके हैं कि गलवान में हमारी फौज ने बिना देर किए चीन की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया, चीन की फौज को उल्टे पांव पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जब जनरल नरवणे आर्मी चीफ थे, पद पर थे, उस वक्त उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि गलवान में हमारी फौज 1 इंच भी पीछे नहीं हटी, भारत ने 1 इंच जमीन भी नहीं गंवाई। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it is serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. That's एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। रिटायर होने के बाद एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में भी नरवणे ने कहा कि 1979 के बाद चीन को पहली बार 2020 में यह एहसास हुआ कि भारत की फौज का रुख बदल चुका है। अब हिंदुस्तान की सेना दुश्मन पर हमला करने के लिए इंतजार नहीं करती। जनरल ने कहा कि पीछे हटने की बात छोड़िए, गलवान के बाद चीन की फौज इतना डर गई थी, उसे लग रहा था कहीं भारत की सेना चीन के इलाके में न घुस जाए। Chinla, where we fought such bloody battles in 1962. Yeah. We were back there. That humiliation of 1962 So sort of, in you know, Rezangla. Yes, and we were right sitting there and looking down on their garrison at Moldo. And they were really shaken up. They never expected
They were always thought we were a defensive force. They never thought we can go on the offensive also. And that is what has now prompted all that infrastructure development that they're doing. Now they're scared of us, that we will come into their territory. अब पहली बात तो है कि नरेंद्र मोदी का बेसिक कैरेक्टर डरने का नहीं, डराने का है। उनका 25 साल का रिकॉर्ड बताता है, चाहे वो चुनाव के मैदान में हो या जंग के मैदान में, नरेंद्र मोदी अपने विरोधी को ठिकाने लगाए बगैर चैन से नहीं बैठते। जिस प्रधानमंत्री ने 3 बार फौज को पाकिस्तान में घर में घुसकर मारने का आदेश दिया, उसे इनडिसाइसिव कैसे कहा जा सकता है? जिसने टैंक, फौज और एयरफोर्स को चीन के सामने सीना तानकर खड़े होने का अवसर दिया, उसे डरपोक कैसे कहा जा सकता है? 2.5 घंटे तक फौज को डायरेक्शन न देने का मतलब यह होता है कि बैक चैनल पर बात करके रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। जब आर्मी चीफ से कहा जाए जो ठीक लगे वो करो, इसका मतलब है बातचीत से रास्ता नहीं निकला और फौज को फ्री हैंड दिया गया। लेकिन अगर लिखने वाले की नीयत में खोट हो, समझने वाले का इरादा नापाक हो, तो राई का पहाड़ बनाया जा सकता है। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने देना चाहिए था। दुनिया को पता चलता कि वो क्या फालतू की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की इमेज को डैमेज करने के चक्कर में फौज को डिमोरलाइज कर रहे हैं। अब बात बंगाल की। ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध करने दिल्ली पहुंच गई हैं। आज इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तब तक देश का लोकतंत्र बहुत बड़े खतरे में है। ममता ने कहा कि ज्ञानेश कुमार बंगाल में बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग के आगे झुकेंगी नहीं, इस लड़ाई को जीतकर दिखाएंगी। असल में चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए ममता ने वक्त मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने आज शाम 4 बजे का टाइम दिया, लेकिन ममता बनर्जी कल रात ही दिल्ली पहुंच गई और अपने साथ ऐसे 100 लोगों को लेकर आई जिनके नाम एसआईआर में डेड की लिस्ट में डाल दिए गए हैं या जिनके किसी परिजन की मौत चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद हुई। आज शाम ऐसे 13 लोगों को लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में वो पहुंची। ममता के साथ अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी भी थे। ममता समेत सभी लोग चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। करीब 1 घंटे की मीटिंग के बाद ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर से बाहर आईं और सीसी ज्ञानेश कुमार पर जमकर बरसी। ममता ने कहा कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के एजेंट बन गए हैं, बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी की बात सुनते ही नहीं हैं। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग दूसरे राज्यों के बीजेपी नेताओं को ऑब्जर्वर बनाकर बंगाल भेज रहा है, वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। और ममता ने कहा कि बीजेपी ने बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसी धोखाधड़ी करके चुनाव जीत लिया, लेकिन बंगाल में वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगी। हमने बहुत इलेक्शन कमीशन देखा, यूएससी से लेके नवीन कुमार से लेके टीएन सेशन और वेरी स्ट्रॉन्ग हमने देखा। ये लोग कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैलआउट नहीं बना है, कोई तोपाबाजी नहीं बनाई, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। इसी के लिए हम लोगों को ह्यूमिलिएट किया है, हम लोगों को बात बोलने का बाद रिप्लाई नहीं दिया है ठीक से, ठीक ढंग से, हम लोगों को सम्मान किया है, हम लोगों को इंसल्ट किया है। इसी के लिए हम लोगों ने उसको बॉयकॉट करके चलाया मीटिंग। जानबूझ के इतना खराब बिहेव हम लोगों के साथ किया है। इन्होंने जितना दिन रहेगा कुर्सी पे ना, एक देश के लिए खतरनाक है, सॉरी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बात ही नहीं सुनता है, जो बीजेपी बोलता है वही करता है, उधर से जो लिस्ट आता है। अच्छा देखिए, कोई ऑब्जर्वर कौन होगा त्रिपुरा राज्य से बीजेपी का कैडर? शिवा खन्ना कौन है? पूछिए कौन है जो 58 लाख वोट को बातिल कर दिया? वो बीजेपी का एक वर्कर है, रिटायर्ड। बिहार तो देखा नहीं, इसी के लिए बिहार में अब जीत गया। हरियाणा देखा नहीं, जीत गया मैनिपुलेशन करके महाराष्ट्र में। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए हम अगर अब चाहते हैं, आई कैन चैलेंज, आई कैन विन लैक्स ऑफ पीपल हियर इन दिल्ली। नहीं, हम चुनाव बॉयकॉट नहीं करेंगे, एक गलती हम कभी नहीं करते हैं, हम लड़के लेंगे। इससे पहले आज सुबह दिल्ली में बंग भवन के बाहर
जबरदस्त हंगामा हुआ। असल में ममता बनर्जी जिन लोगों को लेकर दिल्ली आई थी उन्हें बंग भवन में ठहराया गया था। सुबह सुबह बंग भवन के सामने पुलिस की तैनाती की गई। ये खबर जैसे ही ममता बनर्जी को मिली तो वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ सीधे बंग भवन पहुंच गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे उन लोगों को जनता के सामने आने से रोका जा सके जो एसआईआर की कमियों के जीते जागते सबूत हैं। ममता सड़क पर निकल आई, ट्रैफिक जैम हो गया, लेकिन ममता ने कहा किसी को परेशान नहीं करना चाहती। दिल्ली पुलिस से भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है। वो देश को दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली में किस तरह जमींदारी चल रही है। ममता ने कहा कि बीजेपी के नेता बंगाल आते हैं तो उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है, लेकिन दिल्ली में उनके साथ जैसा व्यवहार हो रहा है उसको वो याद रखेंगी। थोड़ा से लोग आया, ज्यादा सो नहीं आ पाए कि हमारा भी एसआईआर चल रहा है, हम भी बिजी है, हमारा भी बजट सेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का हरकत देखो। हम दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देंगे कि उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा देखो, पुलिस को दिखाने दो। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको। आप लोग प्लीज मेहरबान करके आप लोग हटा जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। आप क्यों पुलिस को साइड कर रहे हैं? देखिए सब दिल्ली पुलिस को लेके आया, जिधर में हमारा लोग है, एक पूरा बॉस भर्ती करके ले आया। देखो आप पुलिस को दिखाइए, हमको मार दिखाइए, पुलिस को दिखाइए, कैमरा उधर में घुमाइए। सुरक्षा के लिए पुलिस कह रही है। एक क्या कोई तरीका है कि हमारा लोग अगर बंगाल से कोई आए तो हमारा बंगो भवन जो हमारा प्रॉपर्टी है उधर में जाके वो लोग चेट करे? ये क्या है? हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुना मैं चला, जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहा है। दिल्ली तो एक जमींदार का जमींदारी चल रहा है, दिल्ली में जमींदारी चल रहा है, गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। इसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस के 22 ऑफिसर्स की टीम को दिल्ली बुलाया, जो ममता के साथ आए 100 लोगों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। दिल्ली में ममता चुनाव आयोग से मिली तो कोलकाता में बीजेपी के नेताओं ने बंगाल के गवर्नर से मुलाकात की। तृणमूल कांग्रेस पर एसआईआर के काम में रुकावट पैदा करने का आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी की लीडरशिप में राजभवन पहुंचे बीजेपी के डेलीगेशन ने कहा कि बंगाल के कई डीएम, बूथ लेवल ऑफिसर और ईआरओ मिलकर एसआईआर को डीरेल करने में जुटे हुए हैं। जहां जहां एसआईआर की हियरिंग हो रही है वहां टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया है। चुनाव अधिकारियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा उन्होंने गवर्नर से उन अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है जो ममता बनर्जी के इशारे पर गड़बड़ी कर रहे हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव ओनली वन है, सीओ है। उनकी छोड़कर पूरा एसआईआर प्रोसेस में जो 90,000 बीएलओ ए डेपुटेड बाई, लिस्टेड बाई द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सम डीएम, ये ऑल टुगेदर वर्क कर रहा है। एसआईआर को बंचाल करो, फिर हायर कोर्ट में जाओ, डेमोक्रेसी को रक्षा करो, विद इन द टाइम इलेक्शन कराओ और पुराना वोटर लिस्ट में चुनाव कराओ। ए सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट, आईपैक एंड टीएमसी फंक्शनरीज, दे आर वर्किंग ऑल टुगेदर ये पूरा के पूरा एनआरकी करने के लिए। और हर हियरिंग सेंटर का टीएमसी का गुंडा लोग कब्जा करके विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस, वो लोग सीधा सीधा हियरिंग में जो जनता आया, नागरिक आया, उनका हैरास करना। इसलिए ये जो पूरा एक प्लान है, ये प्लान जो
एरिया में हुआ, जिसका वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, डॉक्यूमेंट है, कुछ इंजर्ड भी हुआ है, मेडिकल हुआ है, एफआईआर हुआ है, ये सब लोग जो इन्वॉल्व है, एईआरओ जैसे बोसीडा 2 का जॉइंट वीडियो एईआरओ को सस्पेंशन हुआ, वो काम भी करना चाहिए। ममता बनर्जी असल में परेशान बीजेपी से हैं और हमला चुनाव आयोग पर कर रही हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में बीजेपी की जीत ने दीदी के दिल में डर पैदा कर दिया है। कहीं बीजेपी बंगाल में जीत तो नहीं जाएगी, ये ख्याल उन्हें सताता है। यही डर उन्हें खींचकर दिल्ली लाया है और यहाँ भी उन्होंने दिल्ली पुलिस को देखा तो उन्हें दाल में काला नजर आया और इलेक्शन कमीशन में तो उन्हें लगा कि पूरी दाल ही काली है। अब बात असम की। जमीयत-उल-उलमा-ए-हिंद ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। इस याचिका में जमीयत ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हिमंता बिस्वा शर्मा खुलेआम मुसलमानों को तंग करने की कॉल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ एक्शन ले। संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के ऐसे बयानों पर रोक लगाई जाए। असल में पिछले हफ्ते हिमंता बिस्वा शर्मा का वो बयान मैंने आपको दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मियाँ जहाँ दिखे उन्हें परेशान करो, रिक्शे वाले मियाँ से ज़्यादा किराया वसूलो। असल में बाद में हिमंता ने सफाई दी थी कि असम में बांग्लादेशी मुसलमानों को मियाँ कहा जाता है, उनका मतलब भी बांग्लादेशी मुसलमानों से है। लेकिन जमीयत ने हिमंता के बयान को मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि बीजेपी का मुसलमानों के प्रति क्या रुख है ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन मुसलमानों की इस हालत के लिए सबसे बड़ी गुनहगार कांग्रेस है। मौलाना मदनी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ, इसीलिए इस तरह की ताकतें मजबूत होती गईं। अरशद मदनी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने वक्त पर एक्शन लिया होता तो आज न मुसलमानों को ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ती और न कांग्रेस की ऐसी दुर्गति होती। जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस की लचकदार पॉलिसी से हो रहा है। 70 साल हुकूमत में रहते हुए अगर वो चाहते कि इन जमातों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, बहुत आसानी से लगा सकते थे, उन्होंने नहीं लगाई। उसका नुकसान मुसलमान को जो पहुंचा तो मुसलमान तो झेल ही रहा है, मगर कांग्रेस पार्टी को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस का मुसलमान के साथ मामला इतना खराब नहीं था जितना ये। हम जानते हैं बीजेपी के नजरिए को, हम जानते हैं कि अमित शाह का नजरिया क्या है, मोदी का नजरिया क्या है, हेमंत शर्मा का नजरिया क्या है, हम इस चीज को जानते हैं। तो इस नजरिए के होते हुए हमें क्या तवक्को हो सकती है कि वो हमें कोई फायदा पहुंचाएंगे, हमें नहीं समझ में आता। तो इसका क्या असर, वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब क्या सोल्यूशन आप देख रहे हैं इस पूरे इशू पर? खराब है। मुझे ये डर लगता है कि जिस सूरत हाल के अंदर वोट डालने वालों के नाम काट करके इधर से उधर, उधर से इधर करके जाएंगे, वो दिन करीब आएगा जब हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई सबको सांस लेते हुए घुटन महसूस होगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब से थोड़ी देर पहले फोन पर बात की है। दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी शेयर की कि नए साल में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच पहली बार बात हुई है। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद ट्रंप और मोदी के बीच ये बात हुई। भारत के खिलाफ प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद मोदी और ट्रंप के बीच ये चौथी बातचीत है। मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इससे पहले 11 दिसंबर को बात हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। दिल्ली में
अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर ने अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी है कि नए साल में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली बार बातचीत हुई है। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की मदर ऑफ ऑल डील्स के बैकग्राउंड में दोनों नेताओं की बातचीत हुई। भारत के खिलाफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से टैरिफ वॉर शुरू की थी, उसके बाद मोदी और ट्रंप के बीच चौथी बार बातचीत हुई है। मोदी और ट्रंप के बीच इससे पहले बात 11 दिसंबर को हुई थी। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की डील पर अमेरिका ने नाराजगी जाहिर की थी, यूरोप के देशों पर गुस्सा जताया था। लेकिन अगर अब ट्रंप मोदी को फोन कर रहे हैं, दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, तो ये पॉजिटिव संकेत है और उम्मीद करनी चाहिए कि भारत के साथ टैरिफ की डील पर जल्दी सहमति बन जाएगी। अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। बीएमसी इलेक्शन का रिजल्ट आने के 17 दिन बाद अब जाकर मुंबई में मेयर के इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है। आज बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के पार्षदों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। नोट करने वाली बात है कि बीजेपी काउंसिलर्स ने तो पार्टी पार्षद के तौर पर ही पंजीकरण कराया, लेकिन शिंदे और अजित पवार गुट के पार्षदों ने मिलकर एक ग्रुप के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाया। 227 मेंबर्स वाली बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इनके 118 पार्षद हैं, जबकि अजित पवार गुट के 3 और महायुति का मेयर बनना तय है। लेकिन शिंदे गुट चाहता है कि मेयर पद उसको मिले। माना जा रहा है कि मेयर बीजेपी का ही होगा। मुंबई में मेयर पोस्ट ओपन कैटेगरी में है, यानी ये रिजर्व नहीं है। मेयर का चुनाव 7 फरवरी के बाद होने की संभावना है। मुंबई में तो मेयर पद को लेकर अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, लेकिन नागपुर की महानगर पालिका में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन का फैसला हो गया है। बीजेपी ने सभी पदों पर महिलाओं को बैठाने का निर्णय किया है। नागपुर में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला है, अलायंस की कोई जरूरत नहीं है। 151 सीटों वाली महानगर पालिका में बीजेपी के पास 102 पार्षद हैं। ऐसे में बीजेपी ने नीता ठाकरे को मेयर, लीला हाथीबेट को डिप्टी मेयर और शिवानी दानी को स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा वो महिला होगी, लेकिन कौन होगा वो 6 तारीख को निश्चित होगा। आज हमने हमारी नीता ताई का फॉर्म मेयर के तौर पर भरा है और हाथीबेट ताई का फॉर्म हमने उपमेयर के तौर पर भरा है। सो पहले उसके चुनाव होंगे, बाद में ऑपरेशनल चीज़ें होगी। बहुत खुशी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेताओं ने ये निर्णय लिया है और हमेशा से आप सब जानते हैं कि माननीय मोदी जी के कार्यकाल में महिलाओं के लिए जो सम्मान हमेशा से मिलता रहा है, जो पॉलिसीज़ होती रही है, जो महिलाओं का सम्मान बढ़ाने वाली है, महिलाओं की चिंता करने वाली है। महाराष्ट्र में अलग अलग जगह मेयर को लेकर अलग अलग तरह के झगड़े हैं, क्योंकि हर जगह लोकल फैक्टर्स हावी हैं। हर स्टेट लीडर के अपने फेवरेट्स हैं। हर पार्टी अपना मेयर बनाकर स्थानीय राजनीति को प्रभावित करना चाहती है, इसीलिए फैसला होने में देर लगी। लेकिन नागपुर में अच्छा फैसला किया, तीनों पदों पर महिलाओं को बिठाया, इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। जहां तक बीएमसी का सवाल है, पहले देवेंद्र फडणवीस डावोस चले गए और उसके बाद अजित पवार के निधन ने फैसले में और देरी कर दी। अब बात बिहार की। बिहार में आज पुलिस ने महिलाओं के जरिए शराब की तस्करी कराने वाले गैंग को पकड़ा। बिहार में शराबबंदी है, इसलिए ये गिरोह यूपी से ट्रेन के जरिए बड़ी मात्रा में शराब सप्लाई करता था। इस गैंग में ट्रेन के कोच अटेंडेंट भी शामिल थे। रेल पुलिस की टीम ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर सीमांचल एक्सप्रेस में छापा मारा। 11 महिलाओं समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 95 लीटर शराब बरामद की। इस गिरोह में शामिल लोग महिलाओं को जनरल क्लास का टिकट खरीदकर ट्रेन में बिठा देते थे। महिलाओं के सामान में शराब की बोतलें छुपा दी जाती थी। गिरोह का एक मेंबर भी मुसाफिर बनकर ट्रेन में सवार रहता था और महिलाओं पर नजर रखता था। कोच अटेंडेंट पुलिस के मूवमेंट पर नजर रखता था और अगर रेड की संभावना होती तो शराब को ऐसी जगह रखवा देता था जहां पुलिस की नजर न पड़ सके। पता लगा कि महिलाओं और कोच अटेंडेंट को हर ट्रिप का 2000 रुपये दिया जाता था। पाटलिपुत्र या दानापुर जंक्शन में
महिलाएं और शराब तस्कर उतर जाते थे। क्योंकि महिला होने की वजह से इन पर किसी को शक नहीं होता था, इसलिए ये आसानी से स्टेशन से बाहर निकल जाती थी। इस बार भी आरोपी महिलाओं ने पुलिस को चकमा देने के लिए प्रयागराज से गंगा स्नान करके आने की बात कही, लेकिन पुलिस के पास एडवांस इंफॉर्मेशन थी, इसलिए इनके सामान की तलाशी ली गई तो बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद हुई। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने जब एक आरोपी महिला से बात की तो उसने कहा पुलिस ने उसे गलत फंसा दिया। वो तो प्रयागराज से संगम स्नान करके लौट रही थी, उसे शराब के बारे में कुछ नहीं पता। कितना पैसा मिलता है? हमारे कुंभ नहा का रही हैं। अच्छा, कुंभ नहा कह रहे थे? हाँ। अच्छा, तो फिर शराब कहाँ से आ गई? शराब हमको जिम्मा नहीं था, गाड़ी पर ट्रेन पर उतारा रहा। तो कितना पैसा मिलता है? कोई पैसा नहीं। कहाँ पहुँचाना होता है? पुलिस की जांच में पता लगा था कि आज जिन महिलाओं को पकड़ा गया उनमें से 7 पहले भी शराब की तस्करी के केस में जेल जा चुकी हैं। दानापुर जीआरपी की डीएसपी कंचन राज ने बताया कि ये महिलाएं सिर्फ कैरियर हैं, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। पुलिस अब गैंग के सरगना की तलाश कर रही है। सीमांचल एक्सप्रेस पे हम लोगों ने रेड किया था। 11 शराब तस्करों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन 11 शराब तस्करों में से 9 महिला तस्कर हैं, एक कोच अटेंडेंट है और एक पुरुष तस्कर है। तो मुख्य रूप से ये एक अंतर जिला गिरोह है जो कि दिलदार नगर से लेकर के दानापुर, पटना जंक्शन, मोकामा तक शराब का परिवहन करने का कार्य करता है। उसके बाद ये ट्रेंड देखा गया कि जो महिला है वो कैरियर के रूप में बहुत इजीली पुरुषों के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। ये लोग परिवहन करने का कार्य करते हैं और जो इस नेक्सस में है कुछ अन्य लोग, बाहरी लोग हैं जो कि इस कार्य को करवा रहे हैं। और आप देखेंगे कि पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है 9 में से 7 महिलाओं का। इसका मतलब है कि वो पूर्व से ऐसा कार्य करते चली आ रही। नीतीश कुमार ने शराब पर पाबंदी महिलाओं की डिमांड पर लागू की थी। शराबबंदी के बाद घर घर में महिलाओं ने राहत की सांस ली थी। अब शराब पीकर महिलाओं पर हाथ उठाने की घटनाएं कम होने लगी हैं। जब कोई आदमी शराब पीकर लौटता है तो महिलाएं उसे पुलिस का डर दिखा सकती हैं। पर विडंबना देखिए, गैर कानूनी शराब के कारोबारियों ने शराब सप्लाई करने के लिए महिलाओं को ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये पाप है। सच तो है कि बिहार में शराब मिलनी कभी बंद ही नहीं हुई। 40 रुपए की बोतल 400 में मिलने लगी और इसे सप्लाई करने के नए नए तरीके ढूंढे जाने लगे। अगर वाकई में शराब को रोकना है तो पुलिस को प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ेगा, लेकिन लोग कहते हैं कि जब पुलिस वाले खुद मिले हुए हैं तो कौन किसे रोकेगा। अब आपको पाकिस्तान का हाल दिखा देता हूं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की फौज और वहां की पुलिस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। पिछले 48 घंटों में बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत तमाम इलाकों में 25 जगह हमले किए, फौजी अड्डों पर सुसाइड अटैक किए। बीएलए का दावा है कि उसने पाकिस्तान के 150 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी फौज का दावा है कि इस ऑपरेशन में उसके सिर्फ 17 जवान मारे गए, जबकि 145 बलोच लड़ाकों को मार गिराया गया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने शनिवार को फौज के ठिकानों पर हमले शुरू किए थे। क्वेटा में 12 अलग अलग जगहों पर एक साथ हमले हुए। पहली बार बीएलए ने महिलाओं को सुसाइड बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल किया। बलूचिस्तान के लोगों ने कहा इससे पहले उन्होंने ऐसा मंजर नहीं देखा जब बलूच लड़ाके खुलेआम सड़कों पर टहल रहे हों और पाकिस्तान के फौजी अपनी चौकियां छोड़कर भाग रहे हों। कल का जो दिन था क्वेटा की तारीख में बहुत ज़्यादा खौफ वाला दिन था। यहाँ पर हर तरफ खौफ ही खौफ था। यहाँ पर लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, खौफ में थे। यहाँ पर जो मुसल्लह अफराद थे वो रोडों पे यहाँ पर सरेआम वो घूम रहे थे, हैवी वेपन्स के साथ, असले के साथ। वो यहाँ पर आकर उन्होंने इस थाने पर उन्होंने कब्जा किया था। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि जब बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने ऑपरेशन शुरू किया तो आम बलोच नागरिकों ने खुलकर उन्हें सपोर्ट किया, गले मिलकर उनका स्वागत किया। हमले से साफ है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने इन हमलों के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को जिम्मेदार बताया। सरफराज बुख्ती ने कहा कि अफगान तालिबान ने एक बार फिर अपना वादा तोड़ा,
पाकिस्तान इसका बदला लेगा। You promised with the world your land will be not used by any terrorist force against any state. But unfortunately आज अफगानिस्तान की रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और अभी हमारे पास इनिशियल इतलात हैं, डिटेल रिपोर्ट्स आएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें इनके साथ अफगानी भी शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार बलोच लिबरेशन आर्मी के हमलों को छोटी मोटी बात बता रही है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐसे हमलों से तो बलूचिस्तान के एक थाने का SHO ही निपट लेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है। लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का कहना है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और ISI की काबिलियत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि आसिम मुनीर की फौज सिर्फ इमरान खान और उनके समर्थकों की जासूसी में जुटी है और बलोचों ने इतना बड़ा हमला करके दिखा दिया कि ISI की उनके सामने कोई औकात नहीं है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की फौज दोनों नाकाम हुई हैं। अब वो हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने में लगी हैं। पाकिस्तान की फौज कह रही है कि BLA को भारत से सपोर्ट मिलता है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि हमारा पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में कोई दखल नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। सच तो यह कि बलूचिस्तान में बगावत हुई वहां बरसों से चले आ रहे जुल्म और सितम के खिलाफ। पाकिस्तान की फौज बलूचों को कुचलना चाहती है और बलूचों के पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आज उत्तर प्रदेश की देवरिया से एक सावधान करने वाली खबर आई। देवरिया में एक बच्चे को मोमोज खाने का शौक था, खाते खाते लत पड़ गई। 14 साल के इस बच्चे ने मोमोज खाने के लिए घर में रखे 85 लाख के जेवर स्ट्रीट वेंडर को दे दिए। मामला भगवानपुर तिवारी गांव का है। विमलेश मिश्रा वाराणसी के एक मंदिर में पुजारी हैं। उनका बेटा 7वीं क्लास में पढ़ता है। उससे मोमोज खाने का बहुत शौक था। वो रोज़ दुकान पर मोमोज खाने के लिए जाता था। ठेले पर काम करने वाले 3 युवकों ने नाबालिग बच्चे को पहले 2-3 दिन मुफ्त में मोमोज खिलाकर बहलाया। जब उन्होंने बच्चे से दोस्ती बढ़ा ली तो बहला फुसला कर उसके घर के जेवर लाने को कहा। बच्चा रोज़ मोमोज खाने जाता था। मोमोज के बदले में दुकानदार को घर के जेवर देकर आता था। परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि घर में विमलेश मिश्रा की बहन के जेवर भी रखे थे। एक दिन वो अपने जेवर वापस लेने आई तो सारे गहने गायब थे। बच्चे से पूछताछ की गई, उसने सारा सच बता दिया। इसके बाद विमलेश मिश्रा ने पुलिस में रिपोर्ट कराई। पुलिस ने 2 लोगों को कस्टडी में लिया। विमलेश मिश्रा ने कहा कि बेटे की मोमो खाने की लत में उनके परिवार के सारे जेवर लुट गए। मेरे बच्चे का नाम, उसको मोमोज खाने की लत थी और वो जो था वो डुमरी में आके और दुकान थी डुमरी में। एक दीपक कुमार जो रामपुर का खाना का निवासी हैं और एक जो है और राकेश और पिंटू, वो तीनों लोग वो वहाँ दुकान चलाते थे और दुकान पे आके हमारा बच्चा मोमोज खाता था। खाने के पश्चात उन्होंने कहा कि तुम या अपने घर से ज्वेलरी लेके आओगे तो मैं तुम्हें फ्री में मोमोज खिलाऊंगा। उसको लड़के को हमारे बरगला के सारा गहना हमारा ले लिया गया, मेरी पत्नी का और मेरी बहन का सब लेके, कि लगभग इस समय उसकी कीमत लगभग 80-85 लाख रुपए होगी। जिन दुकानदारों ने बच्चे की मासूमियत का फ़ायदा उठाया, मोमोज खिलाकर बच्चे से चोरी करवाई, 85 लाख से जेवर लूट लिए, उनका अपराध तो गंभीर है ही है। इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन माता पिता को भी सावधान रहना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। आखिर में एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। योगी आदित्यनाथ आज अपने आवास पर आम लोगों की परेशानियाँ सुन रहे थे। जनता दर्शन का कार्यक्रम था। लाइन में सबसे आगे एक छोटी बच्ची बैठी थी। योगी उसे देखकर रुक गए। योगी ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, अनाबी अली। योगी ने कहा तुमको क्या दिक्कत है? तो बच्ची ने कहा कि एडमिशन करा दो। बच्ची का कॉन्फिडेंस देखकर योगी मुस्कुराने लगे। उन्होंने उससे पूछा अभी जिस स्कूल में पढ़ती हो
वहाँ क्या सीखा, तो इस प्यारी सी बच्ची ने योगी को ABCD सुनाई और फिर एक कविता भी सुना दी। और फिर योगी ने बच्ची को चॉकलेट दिया और उसकी एप्लीकेशन अधिकारियों को देकर कहा कि इस बच्ची का तुरंत एडमिशन कराया जाए। क्या नाम है? क्या है बताओ? एडमिशन कहाँ? तो स्कूल जाएगी इस उम्र में? कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी में। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी? तो स्कूल जाएगी नहीं, आज तो गई ही नहीं है। 10 बजे का रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए, मेहनत से पढ़ेगी हैं? अब तक कहाँ पढ़ती थी? स्कूल में। अच्छा, क्या पढ़ती थी वहाँ? ABCD। और शेर बच्चे, शेर बच्चे, शेर बच्चे हैं हम, छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं, हम गाएंगे हम खाएंगे, हम बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। ये लो, इनका एडमिशन करवा देना, एडमिशन कराओ उसका, ठीक है ना? इस छोटी सी बच्ची ने योगी आदित्यनाथ का दिल जीत लिया और योगी ने बच्ची के साथ अपने स्नेह से लोगों का दिल जीत लिया। योगी की छवि एक कठोर प्रशासक की है, लेकिन बच्ची की कविता सुनते हुए योगी को देखकर उनके अंदर का एक संवेदनशील चेहरा सामने आया। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। कल सुबह NDA संसदीय दल की बैठक होगी। विपक्ष के हंगामे को काउंटर करने की रणनीति तय होगी। कल से पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र शुरू होगा। मौजूदा असेंबली का यह आखिरी सेशन हो सकता है। मणिपुर में मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए कल NDA विधायक दल की बैठक होगी। बिहार में कल नीतीश सरकार का बजट पेश किया जाएगा। महिलाओं के लिए बड़े ऐलान होने की संभावना है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।